तो बायोलॉजी में जो तुम लोगों का एक नया चैप्टर है दैट इज़ एनिमल क्लासिफिकेशन, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली एनिमल्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं ये वाला पार्ट हम लोग एंडिंग में देखेंगे। ठीक है, वैसे तो इसको स्टार्टिंग में ही पढ़ाना चाहिए कि आखिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, किस तरीके से क्लासिफिकेशन के अंदर डेवलपमेंट हुई और अभी जो हम करंट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये किस के ऊपर बेस्ड है, राइट। बट अभी फ़िलहाल के लिए अभी मान लेते हैं अगर तुमको ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर पता होती तो इस इन्फॉर्मेशन के पता होने के बाद आप ऑब्वियसली कि जो करंट आपका भी क्लासिफिकेशन चल रहा है आप उस करंट क्लासिफिकेशन को यूज़ करते और करंट क्लासिफिकेशन को यूज़ करके आप एनिमल को या एनिमल किंगडम्स को आप क्या करते, क्लासीफाई करते। धरती में इतने सारे एनिमल्स पाए जाते हैं कि अगर आपको एक बेटर एक्यूरेसी के साथ एक एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पता होने हैं तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रहता है कि आपके पास ये आइडिया होना चाहिए कि उनके इसमें उन्हें क्लासीफाई कैसे करना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ की स्टडी को बेटर एक्यूरेसी से करवाता है। जस्ट लाइक वी डिड इन केमिस्ट्री, हम आपके एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, कैसे क्लासीफाई करते हैं हम एलिमेंट्स को, उनके ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। नहीं पढ़ा है अभी ऐसा क्लासिफिकेशन तो हायर स्टैंडर्ड में पढ़ लोगे। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इस तरीके से भी क्लासीफाई किया जाता है। रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, ये भी एक क्लासिफिकेशन हो गया। तो किसी भी चीज़ को क्लासीफाई कर देने से उसकी जो स्टडी होती है ना वो बहुत ही आसान हो जाती है। सो देयरफॉर देयर इज़ अ नीड टू क्लासीफाई द स्पीशीज अराउंड अस, चाहे वो प्लांट हो या चाहे वो एनिमल हो, उसका क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब यूजुअली लोगों को जो ये चैप्टर है ये लगता बहुत ही कठिन है, बोरिंग है। तो देखो, हाँ, मेरे नज़र से अगर देखोगे, सिंस आई एम नॉट अ बायोलॉजी स्टूडेंट, तो मुझे भी ये वाली चीज़ बोरिंग तो लगती है, बट एनिमल क्लासिफिकेशन इज़ नॉट एज मच टफ अगर आप उस चीज़ को सीक्वेंशियली पढ़ो। ठीक है, अगर आप रैंडम चीज़ें याद करने लगोगे, रैंडम कुछ भी तरीके से, रैंडम डेटा, रैंडम इन्फॉर्मेशन, तो ऑब्वियस है कि एट द एंड आपके दिमाग में इतनी इन्फॉर्मेशन मतलब हो जाती है जमा कि बेसिक आप फिर उसमें क्या हो जाते हो कि अरे यार क्या, तो कंफ्यूज हो गए। बट बेसिकली इसमें कंफ्यूज होने लायक कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने लायक कुछ भी नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे इसके लिए बहुत ज़रूरी है चीज़ों को सीक्वेंशियली पढ़ो, जिस ऑर्डर में उनका डेवलपमेंट हुआ है या फिर जिस ऑर्डर में मैंने चीज़ों को याद रखा है, जिससे मुझे चीज़ें एट द एंड बहुत अच्छे से याद होती हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम का, या फिर आपको एनिमल्स को हम लोग सबसे पहले जो क्लासिफाई कर रहे हैं दैट इज़ पॉरीफेरा। ठीक है, जो पहला क्लासिफिकेशन हम लोगों की आंखों के सामने आएगा दैट इज़ पॉरीफेरा। अब पहले तो समझना है कि ये जो पॉरीफेरा है इसे हम कहते क्या हैं। तो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जनरली ये जो पॉरीफेरा वाले जो लोग होते हैं सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए ये मल्टी सेलुलर है कि ये यूनिसेलुलर है। तो एक बात का ध्यान रखना, हम लोग अभी जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं एनिमल्स का, ठीक है, अभी हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जिनको हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, अभी जितनी भी क्लासिफिकेशन आप आगे पढ़ोगे, पॉरीफेरा, सिनेंड्रिया, प्लेटीहेलमिन्थस, राइट, और उसके अलावा और भी बहुत सारी आ जाएंगी। तो जितनी भी क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हो यूकार्योटिक की। ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हो, आप यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हो। ऑर्गेनिजम्स ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं। हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। तुमने जब ये पुराना चैप्टर पढ़ा था आपका सेल्स, तो सेल्स वाले चैप्टर में आपने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था। ठीक है, प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो अभी जो मैं क्लासिफिकेशन पढ़ रही हूँ या तुम्हें जो पढ़ाने जा रही हूँ, हम लोग ये क्लासिफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच का क्या डिस्टिंग्विश है ये तुम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो अभी आप आगे जितनी भी पार्ट्स पढ़ोगे, लाइक पॉरीफेरा पढ़ना है, सिलेंड्रिया पढ़ना है, ठीक है, एम्फीबियंस में आएंगे और उसके अलावा एक्नोडर्मेटा में आएंगे, एनिलिडा, मोलस्का, मतलब बहुत सारे हैं। सभी के सभी
किस कैटेगरी के अंडर फॉल हो रहे हैं, दे आर फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब जो ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ रहे हैं पहले तो वो यूकैरियोटिक रहेंगे और दूसरी बात वो मल्टी सेलुलर रहेंगे। तो सबसे पहली एक दिमाग में तुम्हारे जो फिट होनी चाहिए बातचीत वो ये होनी चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स तुम अभी से आने वाली क्लासेस में सीखोगे, जितने भी क्लासिफिकेशन, वो सारे के सारे आप लोगों के पहला पॉइंट तो ये कि वो आप लोगों के मल्टी सेलुलर रहने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन ये रहेगा कि वो सारे के सारे जो आप लोगों को अभी क्लासिफिकेशन हम नीचे पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक रहेंगे, राइट। तो अभी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अपन टंगड़ी नहीं हराते, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जितना भी अभी आप आगे पढ़ोगे ऑल ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो पहले दिमाग में ये लाना कि हम जो पढ़ रहे हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं। तो ये आगे आने वाली जितनी भी क्लासिफिकेशन है सारी क्लासिफिकेशन का पहला कॉमन पॉइंट होगा दे आर मल्टी सेलुलर। कुछ याद आए या ना आए, एक पॉइंट हमेशा याद आ जाएगा, दे आर मल्टी सेलुलर। अब आते हैं पॉलीफेरा पे। तो देखो पॉलीफेरा आप लोगों का सबसे 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 सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यानी कि अब जिस जमाने में मोबाइल फोन्स बनना शुरू हुए थे आज से लेट से 25 साल पहले, तो जो उस वक्त मोबाइल फोन्स थे मार्केट में वो सबसे बेसिक मॉडल था आपके हाथों में, राइट। फिर धीरे धीरे उस मॉडल में डेवलपमेंट होती गई, वो मॉडल डेवलप होते गए और डेवलपमेंट के साथ साथ अभी जो करंटली आपके सामने है स्मार्टफोन्स, तुम सबको तो पता है। तो यूजुअली हमेशा जो डेवलपमेंट होती है वो बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ होती है। इवोल्यूशन जो होता है वो बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप पहले बहुत एडवांस थे और अब आपकी प्रोग्रेस जो है समय के साथ साथ डिग्रेड होती जा रही है। तो जो पहला क्लासिफिकेशन हम लोग आज पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम में पॉलीफेरा, ये आप लोगों का सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक। इससे बेसिक तो और क्या एग्जिस्ट करेगा, और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो पॉलीफेरा है ये सबसे बेसिक है और बेसिक होने की वजह से अब हमें तो पता है कि जो जीव है आपकी, ऐसा माना जाता है कई थेरीज के अकॉर्डिंग कि उनकी जो शुरुआत हुई है वो समुद्र में हुई है। तो इस चीज से अगर मैं थोड़ा सा कोरिलेट करूं तो पॉलीफेरा आप लोगों के सी वाटर ड्वेलर्स हैं, यानी कि ये आप लोगों के कहाँ पाए जाते हैं, आप लोगों के मैराइन एनिमल्स हैं, या फिर आप कह सकते हो वाटर एनिमल्स हैं। वैसे तो ज़्यादातर मैराइन होते हैं समुद्र के पानी में पाए जाने वाले, बट कुछ कुछ फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं। बट इससे कम से कम एक बात जो तुम्हारे दिमाग में हमेशा आनी चाहिए वो ये कि ये आप लोगों के सबसे सिंपलेस्ट बॉडी प्लान में मौजूद है, सबसे सिंपलेस्ट बॉडी प्लान। इससे सिंपलेस्ट बॉडी प्लान तुम्हें कहीं और किसी दूसरे एनिमल किंगडम में नहीं मिलेगा। जैसे जैसे तुम अभी प्रोग्रेस करोगे तुम्हें एनिमल किंगडम उतनी ही कॉम्प्लेक्स नजर आती जाएगी और सिंपलेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है, राइट। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, ये आप लोगों के वाटर ड्वेलर्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वाटर ड्वेलर्स? इट मीन्स दैट कि ये लोग रहते हैं पानी में, ये टेरिस्ट्रिशियल नहीं होते। जैसे आपका जो लोटस है, मैं प्लांट की बात कर रही हूँ, ये कीचड़ में उगता है या लेट से आपके पॉन्ड्स लेक्स इनमें उगता है। तो कभी भी आपने देखा है क्या गमले में तुमने कमल का फूल लगा के रखा है? नो। गुलाब का फूल कहाँ उगता है? जमीन पर उगता है। सो देयर इज अ बेसिक क्लासिफिकेशन कि कुछ स्पीशीज टेरिस्ट्रिशियल होती हैं, कुछ स्पीशीज एक्वाटिक होती हैं, कुछ स्पीशीज एरियल होती हैं, राइट। ऐसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो अभी जो मेरे पास पॉलीफेरा है ये वाटर ड्वेलर स्पीशीज है, मतलब ये रहेगा पानी में। और पानी भी देखो हम आपके पास 2 टाइप का होता है। जो लोग फिश विश खाते हैं उनको पता होगा, एक होती है समुद्री मछली और एक होती है नदी मीठे पानी की मछली, राइट। यानी कि एक होता है आपके सी वाटर के अंदर जो मछलियां पाई जाती हैं उन्हें खाया जाता है, और दूसरा होता है आपके फ्रेश वाटर नदी में, तालाब में, या फिर कुछ लोग अपने घर में आर्टिफिशियल पॉन्ड्स वगैरह क्रिएट करके फिशी का मतलब मैरिन कल्चर करते हैं। तो 2 तरीके से पानी को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो आपके जो पॉलीफेरा हैं ये एक ऐसे एनिमल्स हैं जो मैराइन वाटर में भी रहते हैं मोस्टली, और आपके उसमें से कुछ आपके पॉलीफेरा वाली जो स्पीशीज हैं, कुछ वेरी फ्यू आप लोगों की किस में मिलती हैं, आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलती है। तो अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, आपके पॉलीफेरा का एक इंट्रोडक्शन ले लिया
कि पॉरीफेरा तुम्हारे बारे में मुझे क्या क्या पॉइंट्स पता है। पहला, एक कॉमन पॉइंट जो आगे आने वाले सारे क्लासिफिकेशन में रहेगा वो ये कि दीज आर मल्टी सेलुलर स्पीशीज। पॉइंट नंबर 2, दे हैव वेरी सिंपलेस्ट बॉडी प्लान। इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट बॉडी प्लान आपको और किसी के इसमें देखने को नहीं मिलेगा, बराबर। अच्छा, और पॉइंट नंबर 3 कि ये वाटर ड्वेलर्स है, मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि वेरी फ्यू इन फ्रेश वाटर, और मोस्टली ये वो लोग आपके क्या होते हैं, आपके मोस्टली मैरिन होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 के बारे में आप क्या कमेंट करना चाहोगे। जैसे अभी इसका नाम रखा है पॉरीफेरा, तो तुम अगर इस नाम पे फोकस करो, पॉरी मीन्स पोर्स, राइट। इस तरीके से अगर कोरिलेट करो अपने आजू बाजू के वर्ड्स को, तो पॉरीफेरा में उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में होते हैं पोर्स। अब जैसे मैं कहूँगी बबूल का पेड़, तो बबूल के पेड़ में क्या होते हैं, कांटे होते हैं, पता है, देखा है हमने अपनी आजू बाजू की लाइफ में। गुलाब का पेड़, उसमें भी छोटे छोटे कांटे होते हैं, राइट, देखे हैं। तो सिमिलरली पॉरीफेरा जो इनका नाम रखा गया है, इनका नाम इसीलिए रखा गया है, इनका जो नाम है द वर्ड पॉरीफेरा, ये जो वर्ड है पॉरीफेरा, इस वर्ड पॉरीफेरा का नाम ही इसीलिए पॉरीफेरा इसीलिए पड़ा है क्योंकि इनके जितने भी एनिमल्स इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में लाई करते हैं, उनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, उनकी जो आउटर बॉडी होती है, उनकी आउटर बॉडी में आपको बहुत सारे क्या दिखते हैं, होल्स दिखते हैं, या फिर आप कह सकते हो बहुत सारे पोर्स दिखते हैं, ठीक है। उन होल्स या फिर उन पोर्स की वजह से आप इन पर्टिकुलर स्पीशीज को आप क्या कहते हो, पॉरीफेरा कहते हो। तो ये बन गया हमारा पॉइंट नंबर 4 कि पॉइंट नंबर 4 हमें ये शिक्षा देता है कि इन पर्टिकुलर एनिमल्स के बॉडीज में क्या पाए जाएंगे, पोर्स पाए जाएंगे। पॉइंट नंबर 5 में आते हैं, पोर्स की इनकी बॉडी में क्या यूटिलिटी है, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो उसके लिए फिलहाल मैं ये वाला पेज समर्पित रख रही हूँ। पॉइंट नंबर 5 हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। आपका पॉइंट नंबर 5 सबसे ज़रूरी पॉइंट, जैसे पानी के अंदर मछली तैरती है, बराबर, तो मछली को आप क्या कहोगे कि वो मोशन कर सकती है, यानी कि वो मोटाइल है। मोटाइल का मतलब मूवमेंट, वो मूवमेंट कर रही है। लेकिन एक्चुअली अगर मैं बोलूँगी आम का पेड़ हवा में जाके तितलियों के जैसे उड़ता है, तो ये नहीं है ना। आम के पेड़ की रूट्स होती हैं, वो ज़मीन पर एक जगह चिपका हुआ रहता है, अड़ा हुआ रहता है, वो तितली और पंछियों के जैसे उड़ नहीं सकता, मछली के जैसे पानी में जाके तैर नहीं सकता। तो क्योंकि ये फ्रेश वाटर या फिर मैरीन वाटर, या ये कहो कि वाटर में पाए जाने वाली स्पीशीज़ हैं, तो अपने दिमाग में ये ख्याल लेकर आना भी नहीं, बिल्कुल भी, चाहे जो हो जाए, कि ये लोग भी मछलियों के जैसे तैर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। ये एनिमल्स भले ही हैं, बट इन लोगों के बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी लोकोमोशन नहीं होता है, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे इनकी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता। बेचारे मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट नहीं होता। तो इसका मतलब मैं साइंस की फैंसी भाषा में ये वर्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ कि मेरे पास ये जो पर्टिकुलर पॉरीफेरा वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स आप लोगों के नॉन मोटाइल एनिमल्स हैं। कैसे एनिमल्स हैं ये? आप लोगों के नॉन मोटाइल एनिमल्स हैं। नॉन मोटाइल एनिमल्स यानी कि ऐसे एनिमल्स जो लोकोमोशन नहीं कर सकते, जो मूवमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये लोग मूवमेंट? इसका रीज़न क्या है? इसके पीछे इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जैसे पेड़ को अगर आप ज़मीन पे रखते हो, तो पेड़ की जो जड़ें हैं वो कैसी होती हैं? सॉइल को पकड़ लेती हैं, उससे चिपक जाती हैं, बराबर। तो ऐसे ही क्या होता है, आप लोगों के ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जो पॉरीफेरा कैटेगरी के अंडर में लाई करते हैं, इन लोगों को कल को अगर कोई भी सपोर्ट दिखता है, लेट्स से अगर मैं कहूँ कि समुद्र के अंदर उनको ये सपोर्ट दिख गया। अब सपोर्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ रॉक, इट कैन बी अ सी, क्या कहते हैं, सी बेड, और इट कैन बी सम अदर प्लांट, इट कैन बी एन अदर एनिमल, मतलब कुछ भी, किसी भी प्रकार का अगर इनको सपोर्ट मिलता है, तो सपोर्ट मिलने की वजह से हो क्या जाता है, ये उसके ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं।
बराबर। वैसे साइंस की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में इस सपोर्ट को जिस लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं इस सपोर्ट के लिए, दैट लैंग्वेज इज सबस्ट्रैटम। ठीक है, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सबस्ट्रैटम। सबस्ट्रैटम का मतलब क्या होता है? सपोर्ट। ठीक है, जिस सपोर्ट से इनकी बॉडी आगे जाके अटैच होने वाली है। तो लेट्स से ये मेरे पास कोई पॉलीफेरा है। ठीक है, ये पॉलीफेरा इस सबस्ट्रैटम के थ्रू, इस सबस्ट्रैटम से क्या है? अटैच्ड है। इस पॉइंट से हमको दिख रहा है कि ये जो ऊपर वाला मेरा एनिमल है, दिस एनिमल इज पॉलीफेरा। इस पॉलीफेरा की बॉडी पे बहुत सारे न्यूमरस पोर्स होते हैं। ये पॉलीफेरा नीचे इसके सपोर्ट सिस्टम से अटैच्ड है, और क्योंकि ये सपोर्ट सिस्टम से अटैच्ड होता है, तो क्योंकि इसके अटैच होने की वजह से आप ये लिख सकते हो देयरफॉर इट कैनॉट मूव। ये क्या नहीं हो सकता? मूव नहीं कर सकता। और क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता तो देयरफॉर ये क्या होता है? आप लोगों का एक तरीके से सेडेंट्री है। सेडेंट्री का मतलब जो हिल डुल नहीं सकते, बराबर, जो अपनी जगह पे अटैच रहते हैं। तो आप इसको जो लैंग्वेज यूज करना चाहो वो यूज करो। इट कैनॉट मूव। इनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, बस एक जगह बैठे रहते हैं। इनकी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई लोकोमोशन नहीं होता। लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट नहीं होता। ये नॉन मोटाइल लोग होते हैं। तो तुम्हें जो इन चारों में से वर्ड अच्छा लग रहा है वो वर्ड तुम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में, पॉलीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड कर सकते हो। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? पहला हमने ये सीख लिया कि ये जो एनिमल्स होते हैं इस किंगडम वाले, ये आप लोगों के कैसे होते हैं? पहले तो इन लोगों के मल्टी सेलुलर होते हैं। पॉइंट नंबर 2, इनकी बॉडी के अंदर आपको एक सिंपलेस्ट बॉडी प्लान देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 3, ये वाटर ड्वेलर्स होते हैं, पानी के अंदर ही पाए जाते हैं, जमीन में, हवा में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओनली वाटर के अंदर। अब वाटर के अंदर 2 टाइप होता है, मैरीन वाटर, फ्रेश वाटर। तो ज्यादातर तो इनमें से समुद्री होते हैं, बट कुछ कभी कभार कुछ इनकी स्पीशीज फ्रेश वाटर में भी मिलती है। इनका ये नाम हमने पॉलीफेरा क्यों रखा? इसको हमने फाइलम पॉलीफेरा के अंडर क्यों डाला? ये जो पॉलीफेरा हम पढ़ रहे हैं, दिस इज वी आर स्टडिंग अबाउट फाइलम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फाइलम पढ़ रहे हैं। तो हमने क्यों इनको आपके पॉलीफेरा फाइलम के अंडर कैटेगराइज किया? बिकॉज इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं। अच्छा, अब उसके अलावा पॉइंट नंबर 5, ये कोई लोकोमोशन नहीं करते, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये सेडेंट्री होते हैं, दे डू नॉट मूव। तुम्हें मतलब जो भाषा का प्रयोग करना है तुम उस भाषा का प्रयोग करो, चलेगा, तुम्हारी मर्जी। बट द रीजन इज वाई, क्यों ये आप लोगों के नॉन मोटाइल होते हैं? रीजन, ये अटैच्ड होते हैं किस चीज से? सपोर्ट से। और सब सपोर्ट को बायोलॉजी की भाषा में हम लोग क्या कहेंगे? आप लोगों का सबस्ट्रैटम कहेंगे। तो देयरफॉर ये इनके अंदर में आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई मोशन नहीं दिखता। पॉइंट नंबर 6 में आते हैं। पॉइंट नंबर जो 6 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है। जैसे तुम हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर हड्डियां हैं, बोन्स हैं। इमेजिन करो तुम्हारी बॉडी के अंदर हड्डियां नहीं होती तो तुम्हारी बॉडी कैसी होती? क्या तुम्हारी कोई शेप होती? मतलब तुम्हारी स्किन किसके ऊपर अटैच्ड होती? जस्ट इमेजिन, राइट? किसके ऊपर तुम अपनी स्किन को अटैच करते? मतलब एक बेसिक फ्रेमवर्क होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गाड़ी को खोल दूं, जब इनिशियल लेवल पे गाड़ियां बनती है, चाहे बाइक हो या चाहे कार हो, तो पीछे एक ढांचा होता है, उसी के ऊपर गाड़ी के पार्ट्स लगाए जाते हैं, बॉडी पार्ट्स, उसकी पूरी कवरिंग ववरिंग लगाते हैं, तब वो दिखती है कार कितनी ब्यूटीफुल है। अगर वो कवरिंग ही ना हो और तो उसके अंदर तुम देख रहे हो कैसा दिखेगी वो चीज, एक समझो। तो तुम्हारी बॉडी के अंदर अगर हड्डियां नहीं होती तो तुम कैसे दिख रहे होते? इमेजिन करो खुद को अपने उस पॉइंट पर। हाँ, बस। तो ये जो आपके पॉलीफेरा होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर में भी तो कुछ हड्डियां वड्डियां कुछ होना चाहिए ना, कुछ तो मतलब होना चाहिए। तो एक्चुअल में इनकी जो बॉडी के अंदर में, ठीक है, इनकी जो बॉडी का स्केलेटन होता है, स्केलेटन 2 प्रकार के होते हैं, एंडोस्केलेटन और दूसरा होता है, बोलो आप लोगों का, एक्सोस्केलेटन। तो इनकी जो बॉडी का स्केलेटन होता है, ठीक है, इनकी जो बॉडी के अंदर का स्केलेटन होता है, इस स्केलेटन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इस स्केलेटन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब ये जो स्केलेटन है ये 2 टाइप का हो सकता है।
बराबर। इनके अंदर जो स्केलेटन होता है, ये स्केलेटन कितने टाइप्स का हो सकता है? 2 टाइप का। मतलब तुम्हारी बॉडी के अंदर हड्डियां हैं, मेरी बॉडी के भी अंदर हड्डियां हैं, तुम्हारी जैसी हड्डियां हैं, सेम मेरी हड्डियां भी वैसी हैं, एग्जैक्टली। या फिर एक और बेस्ट एग्जाम्पल है मछली। जो छोटी छोटी मछलियां आती हैं, उन्हें अगर आप खाते हो, उसके ऊपर को आपने खा लिया, ठीक है, तो क्या होगा? उसका एक अंदर मछली का क्या बच जाता है? कांटा बच जाता है। कैसा दिखता है वो, राइट? बस उसी को मैं स्केलेटन की बात कर रही हूँ, उसी स्केलेटन की मैं बात कर रही हूँ। तो एक्चुअली हुआ कैसे कि इनकी बॉडी में भी कुछ ना कुछ स्केलेटन होगा ही होगा। तो इनकी जो बॉडी होती है, इनकी जो बॉडी पे आपके पोर्स होते हैं, ये बात हम जानते हैं, बराबर। लेकिन पोर्स के अलावा इनकी बॉडी के अंदर एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो ये होती है कि इनके जो स्केलेटन होता है, इसके स्केलेटन में आपको छोटे छोटे कांटे जैसी ऑब्जेक्ट दिखेंगे, ठीक है। मतलब यूजुअली वो कांटे होंगे नहीं, बट आपको ऐसा लगेगा कि जैसे गुलाब के कैसे कांटे होते हैं, जैसे अगर गुलाब की ये टहनी है तो इस पे ऐसे आपको ऐसे छोटे छोटे क्या दिखते हैं? ऐसे कांटे दिखते हैं। इन कांटों को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं स्पिक्यूल्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्पिक्यूल्स। तो ऐसे ही जो पॉरीफेरा का स्केलेटन होता है, ठीक है, वैसे ही पॉरीफेरा का जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन के पास भी इसी प्रकार के क्या होते हैं? स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। आपका जो पॉरीफेरा का स्केलेटन है, बहुत सारे पॉरीफेराज में से कुछ पॉरीफेराज की बॉडी के ऊपर आपको इस प्रकार के क्या दिखने लगते हैं? स्पिक्यूल्स दिखने लगते हैं। ये स्पिक्यूल्स आपके एक प्रकार से आप कह सकते हो कि कांटे हैं। और बेसिकली अगर कोई तुमसे पूछेगा कि स्पिक्यूल्स किससे बने हुए होते हैं, तो तुम ये कहोगे कि जो आपके स्पिक्यूल्स होते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से भी बने हुए हो सकते हैं, या फिर ये सिलिका, ये इससे भी बने हुए हो सकते हैं। दोनों ही आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। इनकी बॉडी के ऊपर आपको क्या मिलते हैं? स्पिक्यूल्स मिलते हैं। स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के भी बने हुए हो सकते हैं, या फिर ये सिलिका के भी बने हुए हो सकते हैं, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन है। इनकी बॉडी में क्या होते हैं? आपको स्पिक्यूल्स मिलते हैं, या फिर स्पिक्यूल्स के अलावा आपको इनकी बॉडी में स्पॉन्जिन देखने को मिलता है, ठीक है। आपको इनकी बॉडी में क्या हो सकता है? स्पॉन्जिन देखने को भी मिल सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पॉन्जिन? जैसे मैंने तुमको समझा दिया कि छोटे छोटे कांटे को आप स्पिक्यूल्स बोल दो, तो बेसिकली यार अगर मैं स्पॉन्जिन की बात करूं कि स्पॉन्जिन क्या होता है, तो स्पॉन्जिन भी आप लोगों का एक्चुअली वैसा ही कुछ दिखता है। एग्जैक्टली उतनी डिटेल में हमें 10th क्लास के सिलेबस में जाना नहीं है, ठीक है। 10th में पढ़ो या इसको 9th में पढ़ो, इतने हमको उसके डिटेल में जाना नहीं है कि हाउ स्पिक्यूल्स लुक्स, हाउ स्पॉन्जिन लुक्स। बट आप याद रखो कि इनकी बॉडी में आपको छोटा छोटा सा कांटों वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कांटों के जैसे आपको इनकी बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर आपको छोटा छोटा हॉर्नी लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, कांटे आपको देखने को मिलेंगे। दैट कांटे इज नोन एज आप लोगों के स्पिक्यूल्स, और आप कह सकते हो और नोन एज आप लोगों का स्पॉन्जिन, ठीक है। स्पॉन्जिन के भी आगे प्रकार होंगे, आप हायर लेवल पे पढ़ोगे, बट अभी मुझे नहीं पढ़ाना है। मेरे को जितना बुक रेस्ट्रिक्ट कर रही है, एग्जैक्टली हम लोग से उसको कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू बुक। एक भी पॉइंट बुक के इधर उधर का नहीं। अदरवाइज तुम पॉरीफेरा को अगर विकीपीडिया में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ओह पॉरीफेरा के बारे में ये, ओह पॉरीफेरा के बारे में वो, उतना हमें नहीं जाना है। तो इनका जो स्केलेटन होता है, वो उनकी स्केलेटन में आपको स्पिक्यूल्स भी दिख सकते हैं, आपको स्पॉन्जिन भी दिख सकते हैं। ये स्पिक्यूल्स या फिर ये आपके जो स्पॉन्जिन्स होते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, या फिर ये आपके सिलिका के बने हुए होते हैं। बस इतनी बात हमको जाननी थी और इतनी बात हम लोग जान लिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट में आते हैं। ये पॉइंट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा में थोड़ा याद रखना है, वो ये कि जब बात आती है रिप्रोडक्शन की, देखो हर एनिमल रिप्रोडक्शन तो करेगा, ये तो है ही एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। यूजुअली जो डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं वो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि हम। बट एक्चुअली अगर मैं अभी इनके बारे में बात करूं, पॉरीफेरा के बारे में, तो पॉरीफेरा के बॉडी में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल सकता है, और आपको पॉरीफेरा की बॉडी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल सकता है। दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन इनकी बॉडी में मौजूद है। दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज दे कैन रिप्रोड्यूस आपका असेक्सुअली, दोनों ही इनके अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है।
वो पॉइंट ये है कि जैसे आपने अभी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा, या आपने कुछ लोगों ने 8th क्लास की बायोलॉजी में भी पढ़ा रहता है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं रीजनरेशन, ठीक है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रीजनरेट कर सकता है या तो अपनी बॉडी को या फिर अपनी ही बॉडी से नए वाले ऑफस्प्रिंग को, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों को। जैसे छिपकली होती है, छिपकली की पूंछ काट दो तो पूंछ वापस आ जाती है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। बट वो एक लिमिटेड रीजनरेशन है। छिपकली की बॉडी का तुम कोई दूसरा पार्ट काटोगे तो रीजनरेट नहीं हो पाएगी। वैसे ही आप लोगों के पास ऐसे और भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो रीजनरेट करने की एबिलिटी रखते हैं, जो अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट नहीं करते बल्कि वो अपने बॉडी पार्ट को तोड़कर अपनी बॉडी पार्ट से और नए नए बच्चे बना लेते हैं, ठीक है, जिसका बेस्ट एग्जांपल होता है आप लोगों का प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की बॉडी के अगर टुकड़े कर दो ना तो वो रीजनरेट हो जाता है, जितने टुकड़े करते हैं उससे उतने नए बच्चे बन जाते हैं। तो सिमिलरली जो पॉलीफेरा होते हैं, इन पॉलीफेरा के अंदर भी एबिलिटी होती है। किस चीज़ की एबिलिटी होती है? रीजनरेट करने की। ये अपनी बॉडी के अंदर से और नए ऑफस्प्रिंग्स को क्या कर सकते हैं? रीजनरेट करते हैं। तो अभी हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, असेक्सुअली भी कर सकते हैं। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो कौन सा मेथड ये यूज करेंगे? दे विल यूज द मेथड ऑफ आप लोगों का रीजनरेशन। बराबर, कौन सा मेथड यूज करेंगे? दे विल यूज द मेथड ऑफ व्हाट? रीजनरेशन। इज इट क्लियर? ओके, आगे अगर मैं कंटिन्यू करूं तो एक पॉलीफेरा के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इवन पॉलीफेरा छोड़ो, जितने भी तुम अभी आगे एनिमल के फाइलम पढ़ने वाले हो, ठीक है, अभी हम लोग जो एनिमल फाइलम पढ़ रहे हैं ये बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी एडवांस होती गई उसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिल गया। आपको उसके अंदर एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिला, आपको उसके अंदर प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिला, आपको उसके अंदर प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिला। बेसिकली सिस्टम वाली ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिली। बट जो बेचारा पॉलीफेरा है ना, ये ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो जो भी आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम्स होते हैं, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। यहाँ पे कोई भी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यानी कि पेरिफेरा की बॉडी के अंदर में आपको कभी भी कोई भी प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं मिलेगा, कभी भी कोई भी प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं मिलेगा। कोई भी सिस्टम इसकी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं है। कोई भी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन इसकी बॉडी के अंदर नहीं होता। इसकी बॉडी के अंदर सिर्फ टिश्यूज होते हैं, बराबर, क्योंकि मल्टी सेलुलर है तो मल्टी सेलुलर में तो टिश्यूज तो होंगे ही ना। सिर्फ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है आपके पॉलीफेरा में, सिर्फ टिश्यूज, वो भी बहुत ही बेसिक लेवल के, कोई एडवांस भी नहीं, ठीक है। इनमें नो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि जैसे जैसे बॉडी एडवांस होती जाती है तो एडवांस बॉडी का एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि आपको फीमेल बॉडी अलग मिलती है, आपको मेल बॉडी अलग मिलती है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स में फीमेल अलग होती है, मेल अलग होते हैं। फीमेल के रिप्रोडक्टरी पार्ट अलग होते हैं, मेल के रिप्रोडक्टरी पार्ट अलग होते हैं, मतलब अलग अलग। डॉगी में फीमेल डॉगी अलग होती है, मेल डॉगी अलग होती है। बिल्ली में मेल बिल्ली अलग होती है और फीमेल बिल्ली अलग होती है। सो यू हैव सेपरेट सेक्सेस, ठीक है, फीमेल सेक्स अलग, मेल सेक्स अलग, ठीक है। लेकिन अगर मैं पॉलीफेरा की बात करूं तो इनके इसमें किसी भी प्रकार से कोई सेपरेट सेक्स आपको देखने को नहीं मिलता है। कोई सेपरेट सेक्सेस यहाँ नहीं होते। मतलब अगर मान लेते हैं ये पॉलीफेरा की बॉडी है, लेट्स से दिस इज योर पॉलीफेरा, तो इसी पॉलीफेरा की बॉडी के अंदर आपको मेल पॉलीफेरा भी मिलेगा और इसी सेम बॉडी के अंदर में एट द सेम टाइम आपको फीमेल पॉलीफेरा भी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अरे देखो देखो वो मेल पॉलीफेरा है, देखो देखो वो फीमेल पॉलीफेरा है, ऐसा नहीं होता। उसकी बॉडी के अंदर में आपको मेल और फीमेल दोनों एट द सेम टाइम आपको देखने को मिलेंगे। सो देयरफॉर यहाँ पे कोई सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। तो अगर मैं अभी और डिटेल में जाऊं तो पॉलीफेरा के बारे में मैं अभी 1 घंटे का और प्रवचन दे सकती हूँ जितना मुझे पता है।
हो सकता है किसी और को एकदम एग्जैक्ट, जो बायोलॉजी का स्पेशलाइज टीचर उसको और पता हो पॉरीफेरा के बारे में, बट अप टू 10th लेवल इतनी ही जानकारी आपके लिए काफ़ी होती है। पहली जानकारी क्या, कि ये मल्टी सेलुलर स्पीशीज होते हैं। पॉइंट नंबर 2, इनकी बॉडी में आपको एकदम सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, ठीक है, इनकी बॉडी में कोई सिस्टम्स नहीं होते, नो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 3, ये सेक्सुअली असेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, ये रहते कहाँ हैं, ये पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर मैराइन होते हैं। पॉइंट नंबर 6, इनका नाम पॉरीफेरा क्यों रखा गया, क्योंकि इनकी बॉडी में न्यूमरस होल्स हैं। पॉइंट नंबर 7, इनकी बॉडी के जो स्केलेटन है वो कंपोज्ड हुई है किससे, आपके स्पिक्यूल से, या फिर आप कह सकते हो स्पॉन्जिन से। तो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन क्या है, एक तरीके से कांटे हैं, आप ये कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, किसके बने हुए, कैल्शियम कार्बोनेट के या फिर सिलिका के। पॉइंट नंबर 8, क्या ये अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, क्या पॉरीफेरा में आपको फीमेल पॉरीफेरा और मेल पॉरीफेरा ऐसी अलग अलग देखने को मिलती हैं क्या, नहीं, इनमें सेपरेट सेक्सेस नहीं होते, आपको एक ही बॉडी के अंदर फीमेल पार्ट भी देखने को मिलेगा, आपको एक ही बॉडी के अंदर मेल पार्ट भी देखने को मिलेगा। वी आर डन। अब एक आखिरी पॉइंट सुन लो मेरा, वैसे तो मैं जब से आखिरी बोल रही हूँ, बट 10 मिनट अभी और लगेंगे। पॉइंट ये है कि पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा क्या मैं किसी एनिमल को कहती हूँ क्या, नहीं, मैं कुछ एनिमल्स के ग्रुप को कहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं खुद को फीमेल कहूँगी और जो मेरे बाजू में एक दूसरी लड़की है जो बैठी है, क्या उसको मैं फीमेल नहीं कहूँगी, ऐसा नहीं होता। हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बॉडी पार्ट्स हैं तो आप उसको फीमेल बोलना, ये बॉडी पार्ट्स हैं तो आप उसको मेल बोलना, और लेट्स से अगर कुछ ऊपर नीचे है तो आप उसको फिर ट्रांसजेंडर कहना, राइट। वी विल क्लासीफाई देम कॉमनली कि ये जो बॉडी पार्ट्स रहेंगे उनको हम लोग फीमेल कहेंगे, ये बॉडी पार्ट्स रहेंगे तो हम उनको मेल कहेंगे, राइट। हमने एक जनरल ग्रुप बना के रखा है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, नहीं 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 नहीं, अगर एक लड़की गोरी होगी तो ये उसको फीमेल कहोगे, नहीं नहीं, ब्लैक कलर वाले शेड के विटिश कलर वाली लड़कियों को लड़कियां थोड़ी ना कहेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, राइट। तो पॉरीफेरा बेसिकली कोई एनिमल नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, कि जिन एनिमल्स के अंदर में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी तो हम उन सारे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हमने कॉमन नाम दे दिया कि ले भाई तेरे को कॉमन नाम हम देते हैं कि तू कहलाएगा पॉरीफेरा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, पॉरीफेरा। जैसे अगर मान लेते हैं एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में पढ़ाई होती है तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का स्कूल, ट्यूशंस आप नाम देते हो, हॉस्पिटल नाम थोड़ी ना देते हो, आपने वहाँ पे अगर मैंने नाम दे दिया वहाँ स्कूल, तो इसका मतलब पढ़ाई होती है, वहाँ पढ़ाई होती है का मतलब किसी भी स्टैंडर्ड की हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है, बट पढ़ाई होती है इतना तो पता है ना। अगर मैं कहूँगी ये पर्टिकुलर बिल्डिंग हॉस्पिटल है तो इतना तो पता होगा कि वहाँ पे इलाज होता है, किसी को इस बात से कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि इलाज के अलावा और भी कुछ हो सकता है। तो हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाता है किसी का ग्रुप का नाम दे देने से कि अच्छा इस पर्टिकुलर चीज के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे कि सबसे फेमस एनिमल होता है उसमें साइकन। साइकन आप लोगों का पॉरीफेरा वाले फाइलम के अंदर पाया जाने वाला एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। साइकन्स आप लोगों के एक प्रकार के क्या है, पॉरीफेरा हैं, ठीक है, बहुत ही फेमस। उसके अलावा स्पॉन्जिला, ये भी आप लोगों के क्या है, पॉरीफेरा है। उसके अलावा एक और आ जाता है यूप्लिप्टला, ये भी आप लोगों का क्या है, एक प्रकार का पॉरीफेरा है। So these are the examples of the animals which are categorized under the phylum Porifera। ये पॉरीफेरा फाइलम के क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, बराबर, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स। और उसमें भी एक ऑर्गेनिज्म होता है यूस्पॉन्जिया। ये ऑर्गेनिज्म बाबा अपने वर्ल्ड में बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनिज्म है। क्यों इसको मैं बेस्ट बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इस ऑर्गेनिजम्स में होता क्या है, इसकी जो बॉडी होती है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इसके बारे में, बस एक बेसिक आइडिया सुन लो यूस्पॉन्जिया के बारे में। यूस्पॉन्जिया को हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में इसको हमने एक बहुत ही प्यारा सा कॉमन नेम देके रखा है,
दैट कॉमन नेम इज आप लोगों का बाथ स्पॉन्ज। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं बाथ स्पॉन्ज। क्यों हम इसे बाथ स्पॉन्ज कहते हैं? क्योंकि इसके जैसे जो स्पॉन्जेस नहीं होते जो तकिए में होते हैं, पिलोज में होते हैं, गद्दे में होते हैं, एक्चुअल में मैं स्पॉन्ज की बात कर रही हूँ। जब हमको नोट गिनने होते हैं तो हम हाथ से थूक लगा के तो नोट नहीं गिनेंगे ना। आप लोगों का एक बाजू में एक छोटा सा डिब्बी होती है, उसके अंदर स्पॉन्ज होता है। जब आपको ऐसा लगे कि नोट गिनने में आपको तकलीफ हो रही है या पेजेस गिनने में आपको तकलीफ हो रही है, तो आप अपनी उंगली को, ठीक है, पर्टिकुलर स्पॉन्ज में रखते हो और उससे फिर वेट हो जाती है आपकी उंगली और उससे आप फट 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 नोट गिन लेते हो। तो ये एक बाथ स्पॉन्ज होता है। इसकी बॉडी में होता क्या है? बहुत सारे स्पॉन्जिन्स होते हैं, ठीक है। ये जो मैं बताई थी ना स्पॉन्जिन, राइट, ये स्पॉन्जिन्स होते हैं इसकी बॉडी में। लेट्स से ये यू स्पॉन्जिया है, इसकी बॉडी में से बहुत सारे स्पॉन्जिन्स होते हैं। ये जो स्पॉन्जिन्स होते हैं ना, ये स्पॉन्जिन्स क्या करते हैं? ये आप लोगों के स्पॉन्जिन में फाइबर्स मौजूद होते हैं। ये स्पॉन्जिन्स क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये स्पॉन्जिन्स के अंदर क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स क्या कर लेते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं फलाना फलाना पर्पस के लिए। नहाते वक्त अपनी बॉडी को वॉश करने के लिए, तकिए में, गद्दे में, कुशन्स में, ठीक है। उसके अलावा नोट्स की करेंसी गिनने के लिए जो आपको मिलता है उसमें, या फिर जो स्टैम्प पैड आता है जिसमें हम लोग कोई भी स्टैम्प रहता है उसको ठप्पा लगाकर डालते, तो जो स्टैम्प पैड होता है ना, वो स्टैम्प पैड में ब्लू ब्लू इंक के नीचे जो गद्दा रहता है, दैट गद्दा इज आप लोगों का यू स्पॉन्जिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए या कुछ अपनी डे टू डे लाइफ में यूज हो गए किसके? आपके पॉरीफेरा के। अब एक आखिरी बातचीत और क्लास इसके बाद ओवर। अब आपकी जो पॉरीफेरा है, इसकी पॉरीफेरा की बॉडी में होल्स होते हैं। मैं पॉरीफेरा की बॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हें बना के देती हूँ, ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर में मैं नहीं जाऊँगी। ये इस तरीके का आपका पॉरीफेरा का एक बेसिक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये ऐसा, ये जो मैं गोल 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 बना रही हूँ, ये गोल गोल एक्चुअली क्या है? आप लोगों के सेल्स हैं, ठीक है। ज़्यादा अच्छी ड्राइंग में नहीं बना रही हूँ, एक बहुत ही बेसिक ड्राइंग बना रही हूँ, क्योंकि एक बेसिक ड्राइंग से ज़्यादा आप लोगों को और कोई नीड नहीं है इसकी। इस पूरी बॉडी में ये सब सेल्स हैं जो मैंने बनाए, बट तुम देखना कुछ कुछ जगहों पर आपको गैप देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये आपको देखो गैप देखने को मिल रहा है, ये गैप देखने को मिल रहा है, ये गैप देखने को मिल रहा है। ये जो गैप आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस गैप को, इस पर्टिकुलर होल को, इस पर्टिकुलर पोर को हम लोग आपकी बायोलॉजी की भाषा में, वो भी पॉरीफेरा की भाषा में, इसको हम, इस गैप को कहते हैं ऑस्टिया, ठीक है। इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टिया। देखो कितने सारे ऑस्टियाज हैं, राइट। इस ऑस्टिया का काम क्या होता है? इस ऑस्टिया का काम ये होता है कि पॉरीफेरा जैसे पानी में रहता है, तो तुम तो जानते हो, अब चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, हर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, डाइजेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसकी ज़रूरतें होती हैं। तो जो भी पानी होता है, वो पानी समुद्र का पानी या नदी का पानी इस ऑस्टिया के थ्रू इस पॉरीफेरा की बॉडी के अंदर एंट्री लेता है, बराबर। से व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑस्टिया? पॉरीफेरा की बॉडी में जो ये न्यूमरस होल्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ये होता है कि वाटर को अंदर एंटर करवाते हैं, वाटर की एंट्री को ये लोग क्या करते हैं? अंदर भेजते हैं, वाटर की एंट्री करवाते हैं इनटू दी बॉडी। अब एक बार पॉरीफेरा की बॉडी के अंदर में पानी घुस गया, तो क्या ये कोई टंकी है क्या कि पानी भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा? नहीं। अंदर जब पानी जाता है तो पानी ये देखता है कि पॉरीफेरा की बॉडी के अंदर अभी और भी सेल्स हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं पॉरीफेरा की बॉडी में। ये लो, ये और सेल्स हैं, ये बहुत सारे सेल्स होते हैं पॉरीफेरा की बॉडी के अंदर में, ये और सेल्स मौजूद होते हैं, इस तरफ से भी देखो सेल्स मौजूद होते हैं। तो बेसिकली एक आउटर लेयर होती है सेल्स की, और एक सेल्स की कौन सी होती है? मान लेते हैं आप लोगों के पास इनर लेयर होती है। दो टाइप की लेयर्स आप लोगों के पास सेल की है। तो आउटर लेयर में जो होल्स होते हैं उनको हम ऑस्टिया कहते हैं। ये होल्स अलाउ करते हैं पानी को क्या करना? अंदर एंट्री दिलवाना। अब पानी एंट्री अंदर तो दे दिया, अब ये पानी लेट से यहाँ पे भी बीच बीच में होल्स होते हैं, यहाँ पे भी बीच बीच में होल्स होते हैं, ये पानी अंदर एंट्री ले चुका है। लेट से मैंने ये ब्लू 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 कलर से जो ये चीज़ बनाई है, ये क्या हुआ है? ब्लू ब्लू कलर से जो मैंने ये चीज़ बनाई है, ये क्या हुआ है? पानी की एंट्री अंदर हो चुकी है।
अब अगर मान लो पानी अंदर जाके क्या स्टोर होने के लिए अंदर गया है क्या? नहीं, पानी के अंदर मूवमेंट होती है। जैसे वॉशिंग मशीन में पानी देखना कैसे मूव करता है, मिक्सर ग्राइंडर आप ऑन करते हो तो जिस चीज को आप पीस रहे हो, बराबर, जिस चीज को आप ग्राइंड कर रहे हो वो ग्राइंडर कैसा करता है, उसके अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट कराता है। तो ये जो मैंने ब्राउन कलर से जो मैंने ये सेल्स बनाए हैं, वैसे तो इन सेल्स का बायोलॉजी की भाषा में अच्छा खासा नाम है। देख लो नीचे डायग्राम मैंने वैसा वाला लिया है, ठीक है, तुम देख सकते हो। इन सेल्स को हम लोग कौन से सेल्स कहते हैं? कैनोसाइट्स। बट हम लोग इतना स्टैंडर्ड नाम 10th तक 9th तक याद नहीं रखेंगे, हम सिर्फ एक नाम याद रखेंगे, कॉलर सेल्स। ये जो मैंने ब्राउन कलर के सेल्स बनाए हैं, इन सेल्स को हम लोग कौन से सेल्स कहते हैं? कॉलर सेल्स कहते हैं। तो इसका मतलब पॉरीफेरा की बॉडी के अंदर में क्या होते हैं? कॉलर सेल्स होते हैं। इन कॉलर सेल्स की क्या खास बात है? इन कॉलर सेल्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन कॉलर सेल्स के पास। तुम अगर ध्यान से डायग्राम को देखो तो तुम्हें ये छोटे छोटे को धागे नहीं दिख रहे? ये देखो छोटे छोटे धागे दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे धागे दिख रहे हैं। दीज छोटे छोटे धागेज, ये जो छोटे छोटे आपको धागेज दिख रहे हैं, दीज धागेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये धागे क्या करते हैं? जो पानी पॉरीफेरा की बॉडी के अंदर जा चुका है उसकी मूवमेंट कराते हैं। ऐसी मूवमेंट जो कि आप लोगों के मिक्सर ग्राइंडर के अंदर या वॉशिंग मशीन के अंदर होती है। पानी वहां पे मूव करता है, पानी स्टेशनरी नहीं रहता है, पानी को मूव करते हैं। और फाइनली पानी को मूव करते 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 क्या पानी को हमेशा के अपने लिए अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं क्या? नहीं, पानी को फिर गेट आउट भी बोलते हैं कि निकल पानी बाहर निकल हमारी बॉडी के अंदर से। और इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये पानी इनकी बॉडी से वापस से बाहर चला जाता है। जो पानी बाहर जाता है उस पानी के पास क्या होता है? CO2 होता है। उस पानी के पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि अब वो CO2 वाला पानी या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाला पानी उनके कोई काम का नहीं है, तो वो अपनी बॉडी के अंदर क्यों रखेंगे? इसीलिए वो उसको बॉडी के बाहर गेट आउट करवा देते हैं। और जिस होल के थ्रू पानी बाहर जाता है पॉरीफेरा की बॉडी से, इस पर्टिकुलर होल को हम लोग कहते हैं ऑस्क्यूलम, बराबर। इस पर्टिकुलर होल को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्क्यूलम। तो पॉरीफेरा की बॉडी में दो टाइप के होल्स होते हैं। आपका होता है ऑस्टिया, जो कि बहुत सारे होते हैं उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो पानी की एंट्री बॉडी के अंदर करवाते हैं। जो पानी पॉरीफेरा की बॉडी के अंदर जाता है वो ऑक्सीजन रिच होता है, ठीक है, और उसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स सी वाटर में या फ्रेश वाटर में अवेलेबल है वो पॉरीफेरा की बॉडी को मिल जाते हैं। एक अच्छा पानी होता है, ठीक है, वो पानी की मदद से वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जिंदा रहते हैं। उस पानी की मदद से वो लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन जब वो पानी अंदर चला जाता है तो कॉलर सेल्स उसको पानी के अंदर, बॉडी के अंदर रोटेट करवाते हैं, हर जगह रोटेट करवाते हैं। इधर इस सेल के पास जाओ, उस सेल के पास जाओ, क्योंकि पॉरीफेरा की बॉडी तो मल्टी सेलुलर है ना, बहुत सारे सेल्स होंगे वहां पे। हर सेल्स के पास पानी को भेजते हैं कि जाओ इस सेल के पास जाओ, उस सेल के पास जाओ। तो ये जो कॉलर सेल्स का फंक्शन ही यही होता है कि अलग अलग सेल्स के पास पानी को भेजना, ताकि अलग अलग सेल्स उस पानी के अंदर के ऑक्सीजन को अपने पास ले पाए, उस पानी के अंदर के न्यूट्रिएंट्स को अपने पास रख पाए, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब सारे पानी के अंदर के ऑक्सीजन को सेल्स लोगों ने ले लिया और बदले में CO2 दे दी, यानी कि अब आपका जो पानी है, ये पानी कैसा पानी बन चुका है? CO2 रिच पानी बन चुका है। इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मौजूद है। तो अब ऐसा पानी आपके किस काम का? कोई काम का नहीं है। तो इसको पॉरीफेरा इन्हीं कॉलर सेल्स की मदद से बॉडी के बाहर थ्रो करवा देती है। और जिस होल से ये बॉडी के थ्रू बाहर थ्रो करवाती है, दैट होल इज आप लोगों का ऑस्क्यूलम, ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। तो पॉरीफेरा में ऑस्टिया होता है, पॉरीफेरा में ऑस्क्यूलम होता है, दोनों मौजूद होते हैं, राइट। अच्छा, अब ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम की मदद से, या फिर आप कह सकते हो ऑस्टिया या ऑस्क्यूलम की वजह से, उसके अंदर मौजूद कॉलर सेल्स की वजह से पानी एक पाइपलाइन के जैसे पाइप्स के थ्रू कैसे पानी फ्लो होता है, वैसे ही पाइप्स के थ्रू आप लोगों की बॉडी के अंदर में पानी क्या होता है? मूवमेंट करता रहता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि पॉरीफेरा वाले जो लोग होते हैं इनकी बॉडी में एक वाटर कैनल सिस्टम मौजूद है। कैसा सिस्टम मौजूद है? वाटर कैनल सिस्टम। इस वाटर कैनल सिस्टम के थ्रू उन्हें फूड,
वाटर, ऑक्सीजन जैसी बेसिक चीज़ों की उनको डिमांड उनकी पूरी होती है, और रिटर्न में जो उनको अपनी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना है, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें अभी कहा कि इनकी बॉडी के अंदर कोई सिस्टम डेवलप नहीं है, तो बेचारे अपना वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर निकालेंगे। तो ऐसे में ये क्या करते हैं, जो भी पोरीफेरा के सेल्स हैं सारा का सारा अपना गंदगी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पानी को दे देते हैं, और पानी की टेंशन है पानी लेकर जाता जाए बाहर। तो इस तरीके से अच्छा खाना, अच्छी ऑक्सीजन, अच्छा पानी इनको मिलता है, और इसके रिटर्न में ये लोग क्या करते हैं, ये सब ले लेते हैं पानी से, और पानी को रिटर्न में गंदा कर देते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डाल डालकर, और फिर यही पानी ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चल जाता है। तो ये पूरी जानकारी थी पोरीफेरा के बारे में। सो वी आर डन विद द पोरीफेरा टॉपिक। तो जो पहला फाइलम हम लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा दैट वाज पोरीफेरा। पोरीफेरा आपका सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स का या फिर टिश्यूज का। इनमें किसी भी प्रकार के कोई बॉडी सिस्टम्स नहीं होते। याद रखना, उनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ सिस्टम। दे आर वेरी 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 सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी पोरीफेरा के बारे में कितने पॉइंट्स है, जस्ट वी रिकॉल। पहला पॉइंट कि ये मल्टी सेलुलर है। दूसरा पॉइंट ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तीसरा पॉइंट इनकी बॉडी में किसी भी प्रकार के कोई भी सिस्टम्स नहीं है, यानी कि नो सर्कुलेटरी सिस्टम, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, नो डाइजेस्टिव सिस्टम, नथिंग। पॉइंट नंबर 4, ये नॉन मोटाइल है, यानी कि जिस जगह पर ये होते हैं उसी जगह से चिपके हुए रहते हैं। दे कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पॉइंट नंबर 5, इनकी बॉडी में न्यूमरस पोर्स होते हैं। पॉइंट नंबर 6, इनकी बॉडी में स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन्स होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और आपके सिलिका के बने हुए होते हैं। पॉइंट नंबर 7, इनकी बॉडी में 2 टाइप के पोर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं ऑस्टिया, एक को हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया पानी को अंदर लेके जाता है, ऑस्क्यूलम पानी को बाहर लेकर जाता है। इस ऑस्टिया और इस ऑस्क्यूलम की वजह से पानी उनकी बॉडी के अंदर रोटेट होता है। इस रोटेशन की वजह से जितने भी अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी अच्छी अच्छी ऑक्सीजन है, सब पोरीफेरा को मिलता रहता है। मतलब पोरीफेरा की जिंदगी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होती है। बट पोरीफेरा अगर खाना ले रहा है पानी से, तो बदले में वेस्ट प्रोडक्ट भी तो देगा। अब वेस्ट प्रोडक्ट अपने अंदर भर के तो नहीं रख सकता ना। वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। इसके लिए वो वापस से पूरी अपनी CO2, वापस से अपना पूरा वेस्ट प्रोडक्ट किसको दे देता है, पानी को। पानी लेके भाग जाता है। कहाँ से भागता है, ऑस्क्यूलम के थ्रू भागता है। इसीलिए पोरीफेरा के अंदर एक वाटर कैनल सिस्टम है, और पोरीफेरा के अंदर ये वाटर को रोटेट करने का काम कौन करता है, क्या आप लोगों के आपके कॉलर सेल्स। पॉइंट नंबर 7, आप लोगों के पास क्या है कि आपके इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। ये पानी के अंदर रहने वाले लोग हैं। पॉइंट नंबर 9, इनके इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी फीमेल या मेल सेक्सेस सेपरेट नहीं रहते, एक ही बॉडी के अंदर आपको दोनों मिलता है। पॉइंट नंबर 8, इनके एग्जाम्पल्स। तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जो है आप लोगों के पोरीफेरा में वो होता है साइकन। साइकन के बाद जो दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है दैट इज यूस्पॉन्जिया। यूस्पॉन्जिया बेसिकली आपका बाथ स्पॉन्ज है, या फिर आपके स्टैम्प पैड में जो नीचे रहता है बेसिकली इंक के अलावा जो नीचे स्पॉन्ज जैसा जो दिखता है, दैट इज आप लोगों का यूस्पॉन्जिया। बस अब हम लोगों का पोरीफेरा वाला फाइलम खत्म होता है। कल हम लोग जो नेक्स्ट आप लोगों का पढ़ेंगे फाइलम दैट विल बी सिनेंड्रिया। ठीक है, सिनेंड्रिया पढ़ेंगे, और उसके आगे नेक्स्ट जो रहेगा प्लेटीहेलमिन्थस रहेगा। तो याद रखना ऑर्डर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सिंपल है। पहला पढ़ा हम लोगों ने पोरीफेरा, और कल हम लोग जो पढ़ेंगे दैट विल बी व्हाट आपका सिनेंड्रिया। हो सकता है इस वीडियो के दौरान मैंने पोरीफेरा से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी हो जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में फिलहाल नहीं हो, क्योंकि तुम छोटे हो ना। 9-10 में कहाँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी बायोलॉजी की चीज़ के बारे में। तो ऐसे में आप स्ट्रिक्टली एक बार अपनी टेक्स्ट बुक को रीड करिएगा। टेक्स्ट बुक को जब आप रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट्स आपकी बुक में है और कौन से पॉइंट्स आपकी बुक में नहीं है। हाँ, बट कुछ पॉइंट्स आपकी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिए होते हैं, मैंने उनको डिटेल में बस एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, बट लर्निंग के वक्त क्या करोगे, पूरी एकदम स्ट्रिक्ट टू योर टेक्स्ट बुक। जो पॉइंट आपकी बुक में नहीं है उसको इग्नोर कर देना।
ठीक है, चलो तो फिर इसको अभी ओवर करते हैं।